everyone, welcome back to our YouTube channel English Honors Hub. So आज हम करेंगे स्किल एनहांसमेंट कोर्स का फाइनेंस फॉर एवरीवन यूनिट नंबर 2 लेसन 2 फाइनेंस फ्रॉम बैंक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। पहला है हमारा फाइनेंस फॉर बिजनेस। बैंक हेल्प करती है अलग अलग एंटिटीज को, जैसे कि इंडिविजुअल से लेकर लार्ज कॉर्पोरेशन तक फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है, जिससे हमारे इकोनॉमिकल स्ट्रेटा में हेल्प होती है। तो यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहला है माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस एक मेथड है फाइनेंस टेलर का, जो कि स्मॉल बिजनेसेस के लिए बनाए गए हैं, उनके लिए जिनके पास एक्सेस या कैपेबिलिटी नहीं है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तक पहुंचने का या फिर उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज तक पहुंच पाने का। तो उनके लिए इनका गोल है कि बिजनेसेस को सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। फिर है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सर्विस ऑफर किए जाते हैं अकाउंट होल्डर्स के लिए और बहुत ज्यादा सुटेबल है उन बिजनेसेस के लिए जो कि फंड चाहते हैं किसी इमरजेंसी के लिए, और ये बहुत क्विक का प्रोसेस है कंपेयर टू अप्लाइंग फॉर लोन्स। और इसके जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो भी बहुत कम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ये एक एक्सटर्नल क्रेडिट फैसिलिटी है जहाँ पे ज्यादातर बैंक ऑफर करती है अपने अकाउंट होल्डर्स को ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे उनका बैलेंस है वो जीरो पहुंच जाता है। बैंक ऑफ ओवरड्राफ्ट एक अनसिक्योर्ड लोन है। इसके दो टाइप है, पहला ऑथोराइज्ड और दूसरा अनऑथोराइज्ड। ऑथोराइज्ड ओडी यानी ओवरड्राफ्ट में ये है कि जो बोरोवर है और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो एक ऐसे प्रायर अग्रीमेंट्स के साथ डील करते हैं जब बोरोवर का बैलेंस जीरो हो जाता है, तो जो भी बोरोइंग एंटिटी है वो ओडी फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। फिर अनऑथोराइज्ड ओडी में कोई प्रायर अग्रीमेंट नहीं होता जब बैलेंस जीरो पहुंच जाती है। तो फिर नेक्स्ट है हमारा कैश ड्राफ्ट। कैश ड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट है जो कि बैंक स्मॉल और लार्ज बिजनेस एंटिटीज को प्रोवाइड करवाती है ताकि वो वर्किंग कैपिटल नीड्स का अच्छे से टेक केयर कर सके, और ये बैक्ड बाय कोलैटरल है और ये कैरी करती है लेसर रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेयर टू ओवरड्राफ्ट। फिर नेक्स्ट है हमारा मॉर्टगेज। मॉर्टगेज यूजुअली एप्लीकेबल होता है इमूवेबल एसेट्स में लाइक प्रॉपर्टी। ये एक सिक्योरिटी होता है जो कि बोरोवर लेंडर को देता है एज ए इंश्योरमेंट ऑफ लोन कि वो लोन का दोबारा से रिपेमेंट करेगा। तो यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, पहला होता है मॉर्टगेजर, दूसरा होता है मॉर्टगेजी। जो मॉर्टगेजर होता है वो होता है बोरोवर और जो लेंडर होता है वो होता है मॉर्टगेजी। और जो भी मनी इन्वॉल्व होती है इन दोनों के बीच में उसको बोलते हैं मॉर्टगेज मनी, और जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू मनी ट्रांसफर होती है उसको बोला जाता है मॉर्टगेज डीड सम। तो यहाँ पे कुछ पॉपुलर काइंड्स ऑफ मॉर्टगेज दिए हुए हैं, नीचे देख लेते हैं हम। सिंपल मॉर्टगेज, जहाँ पे मॉर्टगेजर प्रॉमिस करता है कि वो पे बैक करेगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कोर्ट के थ्रू जो भी उसने एसेट्स रखा है उसको बेच सकते हैं और वो जो भी उसका डेब्ट है वो वापस पा सकता है। फिर नेक्स्ट है मॉर्टगेज वाया कंडीशनल सेल। अगर जो भी डेब्ट है वो अनपेड है, कोई सर्टेन डेट दी जाती है कि इस डेट तक तुम्हें जितने भी तुम्हारे मनी है वो वापस पे करने पड़ेंगे, तब तक अगर नहीं किया तो जो भी एसेट उसने रखा है मॉर्टगेज के रूप में तो उसको सेल कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्लक्चुएटिंग मॉर्टगेज। इसके अंडर जो प्रॉपर्टी है वो बोरोवर लेंडर को दे देता है। फिर इसके बाद ये लिबर्टी लेंडर के पास है कि वो उस प्रॉपर्टी का क्या करना चाहता है, उसको रेंट आउट करना चाहता है या उसको बेच देना चाहता है इनकम जनरेट करने के लिए उस प्रॉपर्टी से। और इस तरह का मॉर्टगेज तभी पॉसिबल है जब एक अग्रीमेंट बनवाया गया हो, तो अदरवाइज ऐसा नहीं कर सकते। देन इसके बाद है हमारा इंग्लिश मॉर्टगेज। इस मॉर्टगेज में मॉर्टगेजर मैंडेटरी अग्री करता है कि वो जो मनी है वो एक सर्टेन डेट में वापस कर देगा, रीपे कर देगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप होती है वो अभी भी बोरोवर की ही रहती है, प्रॉपर्टी की ओनरशिप चेंज नहीं। देन है हमारा रिवर्स मॉर्टगेज। रिवर्स मॉर्टगेज एक ऐसा लोन है जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है। जब उन्हें फंड की जरूरत होती है तो वो अपने प्रॉपर्टी के बदले में उनको एक बहुत ही पीरियोडिकली मैनर में पेमेंट रिसीव होता है, जो कि उनको बैंक प्रोवाइड करवाती है एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड तक। अब क्योंकि यहाँ पे बैंक मनी पे करती है बोरोवर को, इसलिए इसको रिवर्स मॉर्टगेज बोला जाता है। बेसिकली ये एक फाइनेंशियल अग्रीमेंट है जहाँ पे होम ओनर अपने होम को एक्सचेंज करते हैं रेगुलर पेमेंट्स के लिए, अपने रिटायरमेंट इनकम को सप्लीमेंट करते रहने के लिए। देन नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। इसके लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है वो यहाँ पे लिखा है। पहला है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और एड्रेस, एम्प्लॉय आइडेंटिटी कार्ड, प्रॉपर्टी पेपर्स, account statement of last 6 months for all bank account held, loan account statement of the last 1 year if any कोई है तो। Then next topic है हमारा हाइपोथेकेशन। हाइपोथेकेशन एक ऐसा टर्म है जिसको व्हीकल फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए यूज किया जाता है, और
जहां पे व्हीकल को परचेज किया जाता है और उस सेम व्हीकल को यूज किया जाता है एज अ सिक्योरिटी लोन के लिए, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है। अब क्योंकि व्हीकल हमारा कोलैटरल है लोन के अगेंस्ट, तो जो ओनरशिप होती है व्हीकल की या एसेट की, वो लेंडर के पास रहेगी जब तक कि उसको उसके लोन का रीपेमेंट पूरा ना मिल जाए। फिर नेक्स्ट है हमारा प्लेज। अब प्लेज तब होता है जब लेंडर या फिर प्लेजी लेंडर को बोलते हैं। प्लेजी जो भी एसेट होता है उस पर अपना पूरा हक, अपना पूरा पोजेशन जताता है। पूरा जो पोजेशन होता है वो लेंडर के पास होता है। अब इन केस ऑफ जो बोरोवर होता है, अगर उसने रीपेमेंट नहीं किया अपने लोन का, तो प्लेजी के पास पूरा राइट है कि वो उस एसेट को बेच दे और उसका जो भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है उसको एडजस्ट कर ले। देन नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल एंड अलाइड इंडस्ट्रीज रेट्स ऑफर्ड बाय वेरियस नेशनलाइज्ड बैंक्स। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्रीकल्चर हमारे इकोनॉमी का प्राइवेट सेक्टर्स में से एक है और एग्रीकल्चर सिर्फ फार्मिंग तक ही सीमित नहीं है। इंक्लूड होते हैं फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फिशरीज और एक्वाकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर एक्सेट्रा। अब क्योंकि इकोनॉमी के ग्रो के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी ग्रो करे, वो भी डेवलप करे, तो इसके लिए हमारे गवर्नमेंट ने कुछ बैंकिंग सेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म किया है जो कि एग्रीकल्चर लोन ऑफर करती है बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव रेट्स में। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे बैंक का नेम दिया हुआ है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया है जो भी वो प्रोवाइड करवाती है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग फी है जो भी उनका चार्ज लगता है वो। यहाँ पे कुछ बैंक दिए हुए हैं जो कि एग्रीकल्चर लोन स्कीम ऑफर करती है। आप देख लीजिए, यहाँ पे बैंक के नेम है और यहाँ पे स्कीम्स है जो कि ऑफर होती है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू टेक्नोलॉजीज एंड इनिशिएटिव्स इन बैंकिंग। इसमें पहला है कैशलेस बैंकिंग। अब इकोनॉमी में एम्पावर को प्रमोट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है कुछ कैशलेस बैंकिंग, जिसमें बैंक टू बैंक डीलिंग हम कर सकते हैं। और इसमें जो इसने इंट्रोड्यूस किया है प्लास्टिक मनी, जैसे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट एक्सेट्रा। अब जो हमारे बैंक कार्ड जैसे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है वो पॉपुलर कैशलेस बैंकिंग मेथड्स में से एक है क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब नेक्स्ट है क्यूआर कोड। क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स, जिसमें कंज्यूमर स्कैन करता है किसी एक क्यूआर कोड और अपने ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर सकता है, मनी ट्रांसफर कर सकता है। आप लोग करते होंगे ना स्कैन एंड पे वाला, वैसा। देखो नेक्स्ट है हमारे मोबाइल वॉलेट। अब मोबाइल वॉलेट भी बहुत इजी मेथड है मनी ट्रांजैक्शन करने के लिए और मनी को स्टोर करने के लिए। बस इसमें करना इतना सा है कि आपको मोबाइल वॉलेट को अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना है, बस। देन हमारा ई बैंकिंग, वो बैंकिंग जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में यूज होती है, हम उसको ई बैंकिंग बोलते हैं और ये सिनोनिमस है वर्चुअल बैंकिंग का या ऑनलाइन बैंकिंग का। हम यहाँ पे ऑनलाइन जरिए में बैंकिंग कर सकते हैं, जैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, लैपटॉप के जरिए। देन नेक्स्ट है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग को हम एम बैंकिंग भी बोलते हैं, जो कि यूटिलाइज किया जाता है अकाउंट एक्सचेंजेस या फिर ट्रांजैक्शन करने के लिए, बिल पेमेंट करने के लिए, क्रेडिट एप्लीकेशन के लिए, बैलेंस चेक करने के लिए, या फिर जो भी फाइनेंशियल एक्सचेंजेस होते हैं मोबाइल फोन के जरिए उसको चेक करने के लिए। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ECS। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम में एक इंडिविजुअल का क्रेडिट कार्ड बिल चार्ज होता रहता है उसी सेम इंडिविजुअल के सेविंग बैंक अकाउंट से, तो इसलिए उसको बिल्कुल भी स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है अपने लेट पेमेंट्स के लिए, क्योंकि वो अपने आप होता रहेगा। देन नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड। अब स्मार्ट कार्ड है जो कि डेटा स्टोर करती है एक माइक्रोचिप में या फिर मेमोरी चिप या फिर माइक्रो प्रोसेसर में, जो कि मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर होता है, जो कि डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगा होता है, आपने देखा होगा। अब स्मार्ट कार्ड सिर्फ ट्रांसफर करने के लिए या फिर मॉनेटरी डेटा को मूव करने के लिए नहीं होती, बल्कि इसमें यूटिलाइज हो जाता है जो भी आइडेंटिफिकेशन है अकाउंट होल्डर का, उसके बारे में भी हम जान सकते हैं स्मार्ट कार्ड के थ्रू। फिर नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ETF। हम जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉनिकली वे में कैश को ट्रांसफर किया जाता है किसी एक इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट से किसी दूसरे इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट में। देन नेक्स्ट है टेलीफोन बैंकिंग। टेलीफोन बैंकिंग एक असिस्टेंस है जो कि बैंक प्रोवाइड करवाता है मॉनेटरी फाउंडेशन को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जिसमें वो अपने क्लाइंट्स के साथ बात कर सके टेलीफोन के जरिए। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट बैंकिंग या फिर वेब बेस्ड बैंकिंग। वेब बेस्ड बैंकिंग एक असिस्टेंस है जिसको बैंक प्रेजेंट करती है अकाउंट होल्डर्स को परमिट करने के लिए कि वो अपने जितने भी उनके रिकॉर्ड या फिर इंफॉर्मेशन है उसको वेब या इंटरनेट के जरिए निकाल सकते हैं।
देन नेक्स्ट है हमारा होम बैंकिंग। अब होम बैंकिंग बहुत ज्यादा कॉमन मेथड है मनी ट्रांजैक्शन करने के लिए, क्योंकि आप इसमें अपने घर से ही मनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं विदाउट एनी इनकन्वीनियंस, कि आपको किसी भी बैंक के ब्रांच में विजिट करने की जरूरत ही नहीं है। और होम बैंकिंग के बेनिफिट्स भी है कि आप 24/7 कभी भी किसी को भी मनी ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। अब इसके आगे का चैप्टर हम कंटिन्यू रखेंगे इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पूरा देखना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।